अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और हेल्थ 21 में आपको खुशामदीद कहती हूं इस लैब की जानिब से। और उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए वो है डिसेबिलिटी। और आज डिसेबिलिटी के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक बड़ी तादाद जो है वो उन लोगों की है जो कि जेनेटिकली उनमें कोई ऐसा कमी रह जाती है जो कि डिसेबल हो जाते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिसेबिलिटी? ओके, देखिए डिसेबिलिटी जिसको उर्दू में माजूरी कहा जाता है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करने से कासिर है या फिर वो काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ये डिसेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाना है तो मैं ईज़िली ये सोच के उठ के चली जाऊँगी, लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है वो ये काम करने से पहले उनको इशू होगा, या तो वो चल नहीं पाते, अल्लाह ना करे क्या पता उनकी टांग नहीं है या कोई भी इशू है, तो वो के लिए कोई एड्स यूज़ कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई वॉकर यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ जो उसकी मदद से वो उस जगह तक या अपना वो काम कर सकेंगे। इसका मतलब होता है कि ये है डिसेबिलिटी। ठीक है जी। डॉक्टर, कितनी टाइप्स हैं डिसेबिलिटी की? अच्छा, देखें डिसेबिलिटी के जो टाइप्स हैं ना, देखिए डिसेबिलिटी जो है वो कॉन्जेनाइटल हो सकती है। दैट मीन्स कि पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर उनके जीन्स में इशू होता है, जिसकी वजह से या दिमाग में या जब वो पैदा हो रहे होते हैं उस वक्त उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसकी वजह से उनके अंदर ऐसी कमियाँ रह जाती हैं कि वो माजूरी की तरफ हो जाता है। अच्छा, या फिर एज के साथ साथ हमारे यहाँ कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो डिसेबिलिटी हो जाती है, अपाहिज हो जाते हैं बॉडी की, जैसे फालिज में होता है कि बॉडी की एक साइड जो है वो आपकी वीकनेस में चली जाती है या पैरालाइज हो जाती है, तो इसको भी हम डिसेबिलिटी कहते हैं। साथ ही साथ फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ साथ दूसरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हेयरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, विजन इम्पेयरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सुन नहीं सकता, या अगर वो सुन सकता है तो उसका दिमाग इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता कि उसने क्या सुना, तो जब दिमाग उस चीज़ को सही से इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा उस लिहाज से। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास डिसेबिलिटी होती है। साथ ही साथ विजुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं जो देख नहीं सकते या बिल्कुल ब्लाइंड हैं या लो विजन है उनकी। फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसमें वो मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस डेफिनेशन में बताया कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते या मोबिलिटी उनकी कम हुई हुई है। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन ये होती है कि दिमागी तौर पर वो माजूर हैं। अब वो अकेले ऐसे भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन हो, और ये भी पॉसिबल है कि मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ वो किसी और तरह की डिसेबिलिटी का भी शिकार हो सकता है, जैसे फिजिकल या विजुअल या फिर हेयरिंग लॉस। ठीक है जी। डॉक्टर, अभी आपने मेंटल डिसेबिलिटी की बात की, तो मेरे ख्याल से हमारा जो ओवरऑल रूटीन है वो हम लोग जो भी काम करते हैं वो अपने जहन के थ्रू, अपने मेंटल जो है वो कॉन्शियसनेस के थ्रू ही करते हैं। तो अगर ये डिसेबिलिटी हो जाए तो क्या बाकी हम लोग जो है अपनी डेली लाइफ में फोकस कर पाते हैं? अच्छा, देखें बिल्कुल ऐसा है, और आजकल तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू इतना ट्रेंड बन चुका है कि मतलब ये होता है कि फलाने बंदे ने ये किया और उसको देख के हमें भी ये करना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना मेंटल इलनेस पैदा कर रहा है। मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में डिफरेंस है। मेंटल रिटार्डेशन ये है बेसिकली कि जो पैदाइशी तौर पे मसला है या 18 साल से कम उम्र की एज में जो मसले मसाइल पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल इलनेस ये होती है कि दिमागी तौर पर डिप्रेशन में चला जाना, एंजाइटी का हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटल इलनेस की तरफ जो है वो लेके जा रही होती हैं। डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं इसके। जी, तो बेसिकली इसके डिफरेंट कॉजेज़ आपने कहा होते हैं, तो इसके कॉजेज़ हो क्या सकते हैं? क्योंकि हेयरिंग पावर जो है आपकी या फिर विजुअल पावर जो है वो आपकी, मेरे ख्याल से ये जेनेटिक्स पे आपका मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जेनेटिकली भी आप इससे माजूर हो सकते हैं। अच्छा, देखें जेनेटिकली तो बच्चों में होता ही है। कॉजेज़ जो हैं वो जेनेटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज होती हैं। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर में अगर बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि बार बार अगर उन्हें बुखार हो रहा है, अगर कोई ऐसी अलामात मदर में देखी गई हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने डॉक्टर
से जो है वो चेकअप करें, दिखाएं, उनसे फॉलोअप पे रहें, ठीक है। सेकेंडली ये कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बड़ों में हो जाते हैं या बच्चों में हो जाते हैं पैदाइश के बाद, दिमाग का इन्फेक्शन होता है या रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है या अपाहिज हो जाता है, तो वो एक कॉज ये होती है। सेकेंड कॉज हमारे पास ये हो सकती है कि कोई ट्रॉमा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो है वो जैसे ऑक्यूपेशनल जो है वो हमारे पास इंजरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिल्स में काम करता है, मशीन में हाथ आ जाता है और जो है वो माइंस में काम करते हुए ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। थर्ड थिंग जो है वो ये हो सकती है कि क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो हमेशा उनको बहुत अरसे से शुगर है, डायबिटीज़ और आजकल बहुत कॉमन है, या ब्लड प्रेशर है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज तो ऐसी हैं कि पहले 40 साल या 50 साल के बाद होती थी, अब जो है वो 30s में ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज और हार्ट अटैक्स के जो है वो हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो आपका पूरा बॉडी मैकेनिज्म ख़राब हुआ होता है, जिसका इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर होता है। कभी भी आपके ब्रेन की जो वेसल है वो हेमरेज की तरफ जा सकती है अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये शुगर अगर आपकी बढ़ी हुई होती है तो हेमरेज हो जाता है, या फिर इस्कीमिया हो जाता है। दैट मीन्स कि ब्लड जो है वो किसी खास पार्ट पे मिल नहीं रहा आपके ब्रेन को, सही, तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो जाती है, फालिज का अटैक आता है और डिसेबिलिटी की एक ये कॉज भी होती है। सही। डॉक्टर, अक्सर ये सुना जाता है कि वेन काम नहीं करी बॉडी में, टांग की वेन जो है वो काम करना रुक गई या हाथ की वेन काम करना रुक गई, जिसकी वजह से वो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते, हम लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है या फिर हाथ को मूव करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ वजन नहीं उठा पाते। इसका क्या इसके क्या कॉज हो सकते हैं और इसका क्योर क्या मुमकिन है? अच्छा, देखें, अभी कॉजेज़ तो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है और कोई इंजरी हो सकती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह के क्रोनिक डिजीज़ेज हो सकती हैं। क्योर इसका ये है कि जब आपकी कोई मसल वेस्टिंग होती है, पैरालिसिस होती है, तो हमें मसल को री एजुकेट करना होता है। मसल री एजुकेशन पॉसिबल है फिजिकल थेरेपी के थ्रू, ठीक है। जब आप फिजिकल थेरेपी कराते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स पैरालाइज हो चुके हैं, जो पार्ट पैरालाइज हो चुका है, उनके मसल्स की बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट करवाई जाती है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, ताकि मसल जो है वो री एजुकेट हो सकें और न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स जो कि लॉस हो चुके हैं वो दोबारा से बन सकें, रिपेयर हो सकें, ठीक है, पहली चीज़। सेकेंडली ये कि मसल जो है वो वेस्ट स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाता है, मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, मसल टाइटनेस हो जाती है कुछ जगहों पर। तो वो जो मसल टाइटनेस है उसको आप रिलीज़ करते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जो वीक है उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। इसी तरीके से पेशेंट्स में जो है वो उनकी गेट ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है, कि किस तरीके से चलना है और जो है वो क्या क्या नहीं करनी, क्या क्या प्रिवेंशंस लेनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल थेरेपी में री एजुकेशन का काम किया जाता है। साथ में जो डिसेबिलिटी है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि उनकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ होती है दैट इज़ CBR, दैट इज़ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की रिहैब नहीं की जाती बल्कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली की रिहैब की जाती है। दैट मीन्स कि उनको काउंसल किया जाता है कि फैमिली में किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि देखें, डिसेबिलिटी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, सही है, साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सोसाइटी उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है आजकल। तो जब डिसेबिलिटी होती है तो उन लोगों को काफ़ी तरह से नेगेटिव एटीट्यूड्स भी देखने को मिलते हैं, बट आजकल माशाल्लाह से ये ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है, लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव उनको जो है वो वैकेंसीज दी जाती हैं, तो इकोनॉमिकली लेकिन वैकेंसीज उनके लिए भी कम है। तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ये होता है। सेकंड फैक्टर ये कि ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है वो जगह नहीं होती कि किस तरीके से उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाए बिल्डिंग्स में। तो ये सारे जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उन्हें इफेक्ट कर रहे होते हैं डिसेबल्ड पर्सन को जी। तो उन्हें साथ साथ साइकाइट्रिक इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने फिजियोथेरेपी की बात की, तो फिजियोथेरेपी हमारी अगर डिसेबिलिटी में कितना इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है, फिजियोथेरेपी किस टाइप की होनी चाहिए ये भी बता दें, और किस डिसेबिलिटी में और किस टाइप की होनी चाहिए? अच्छा, देखें, जैसे जो आपने टाइप पूछी तो मैं आपको बताऊं, जैसे बच्चे हैं जो कॉन्जेनाइटली या पैदाइशी तौर पर जो डिसेबल्ड हैं, फॉर एग्जांपल CP होता है। CP का मतलब ये है कि ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज है पैदाइश के बाद, या तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली प्रॉपर, तो जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रहा। अब ये परमानेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब बच्चा तो पैदाइशी तौर पर CP का है या डाउन सिंड्रोम का है, या फिर रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रॉपर वे में जब वो बन नहीं पाई है, स्पाइनल बाइफिड हो गया, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर उनका पाँव मुड़ा हुआ होता है, तो ये क्लब फुट के साथ होते हैं, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है। दैट मीन्स कि जब
आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी जो मसल्स हैं, पट्टे जो हैं वो वेस्टेज की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, वो अपनी पावर को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसे में फिजियोथेरेपी उनके री एजुकेशन का काम कर रही होती है। साथ साथ आपने देखा होगा कि जब बच्चे इस तरह के बड़े होते हैं उनमें स्पास्टिसिटी होती है। स्पास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि मसल्स जो हैं उनमें अकड़ाहट होती है, अकड़पन होता है, वो उनके न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स की वजह से होता है। सही। तो जब आप उनकी नॉर्मल से मूवमेंट भी अगर हम करवाएंगे ना, अगर आप उनके हाथ को मोड़ें और फिर बोलेंगे सीधा करें, तो उसमें वो इतना रेजिस्ट करेंगे, इतनी रुकावट आएगी कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा करना। तो वो उसको जब आप रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द फिजिकल थेरेपी, तो वो चीज़ कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करके एक वक्त आता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो टाइम टेकन होता है फिजियोथेरेपी का अमल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ बच्चों की गेट ट्रेनिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गेट ट्रेनिंग में क्या है, हम जो है वो नॉर्मली अपना फुट ऐसे रखता है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टोस पे चल रहे होते हैं, उनका सारा वेट जो है वो टोस पर होता है। जब टोस पे वेट होगा तो ऑब्वियसली उनका प्रॉपर जो है वो उनकी ग्रेविटी नहीं होगी, लाइन जो है वो उनकी शिफ्ट हो रही होगी, ग्रेविटी लाइन। तो क्या होता है कि वो नी पे जो है वो उनका ज़्यादा जोर आता है, हिप पे ज़्यादा जोर आता है, फिर स्पाइन पे ज़्यादा जोर आता है, तो पूरा पॉस्चर उनका ख़राब हो रहा होता है। तो ऐसे में हम उनकी गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, कौन से मसल्स टाइट हो रहे हैं उनकी स्ट्रेचिंग कराते हैं, कौन से मसल्स वीक हो रहे हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, और उनको प्रॉपर वे में गेट ट्रेनिंग करवाते हैं। सही है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जो सिजर्स, आप जैसे सिजर होती है ना क्रॉस में, इस तरीके से वो चलते हैं। तो जब वो सिजर्स की तरह चलते हैं, अगर आपने देखा होगा ऐसे बच्चे, तो उसमें भी क्या होता है कि उनके जो थाई के इनर थाई मसल्स हैं वो बिल्कुल टाइट हुए होते हैं। तो आप उनको उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं टाइम टू टाइम, और फिर वो चीज़ ठीक होती है। सही। डॉक्टर, अभी आपने बात की थी पॉजिटिविटी इन सोसाइटी की, कि हम लोग अक्सर जो है, आजकल तो ट्रेंड बहुत कॉमन हो चुका है, और हम लोगों ने जो है वो हमारे आसपास अगर ऐसे कोई लोग हमें दिखे तो हम लोगों ने उनको एक जो है बहुत नॉर्मल ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे इसकी अवेयरनेस नहीं है। अभी भी जो है ऐसे अगर कोई जो है वो डिसेबल इंसान है या फिर उसको किसी भी किस्म की मासूरी है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम लोग ऐसे लोगों को फेस कर रहे होते हैं जो कि अगर वो बेसिकली वो होते तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। तो हम लोगों को ट्रीट कैसे करना चाहिए उन लोगों को? अच्छा, देखिए, एज अ पर्सन हमें उन्हें नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से है, उनकी खुद की तो चाहत नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ उन्हें फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो जो ऐसे लोग हैं उन्हें चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को स्पेशली चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें, और इन्वायरमेंट में हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेशल ना बनाएं। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। ठीक है, उन्हें सोशली जो है वो इंट्रैक्शन बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सोशल होना चाहिए। साथ ही साथ उनके लिए फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं, जो अभी आपने बात की, इसमें मेंटल, जैसा आपने पूछा कि मेंटल डिप्रेशन का वो शिकार होना शुरू हो जाता है। तो मेडिकल फील्ड में सिर्फ एक फिजिकल थेरेपिस्ट या सिर्फ एक फिजिशियन जो है वो उसका इलाज नहीं कर रहा होता। हमारी पूरी एक टीम है, पूरी एक टीम मिलकर एक बंदे को ट्रीट कर रही है। फिजिशियन है जो कि उनको मेडिसिन के थ्रू जो है वो ट्रीट कर रहा है, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं जो कि एक्सरसाइजेस के थ्रू उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। साथ ही साथ साइकाइट्रिस्ट की बहुत नीड होती है, जो कि हमारे माशरे में थोड़ा सा ऑकवर्ड समझा जाता है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जाना चाहिए। तो साइकाइट्रिस्ट जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं उनको मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकालने में। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक टीम का हिस्सा होते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो कि फाइन मूवमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि बटन कैसे लगाना है या फिर स्पून कैसे उठाना है। तो ये जो फाइन मूवमेंट्स हैं इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये पूरी टीम मिलकर कोशिश करती है कि उनको इन सारे मसाइल से निकाला जा सके। ठीक। डॉक्टर, मेंटल इलनेस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो है वो रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। हर एक इंसान जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में जो है एक मेजॉरिटी जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो चुकी है। किसी को जो है वो फ्रेंड्स की जानिब से जो है इस तरह ट्रीट किया जाता है कि वो जो है ना चाहते हुए भी मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, और हर एक की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोग इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं या फिर इसका क्योर कैसे मुमकिन है? अच्छा, देखें, पाकिस्तान में ये चीज़ तो बढ़ रही है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये है कि आगे आने वाले वक्त में और मज़ीद बढ़ेगी। उसका रीज़न ये है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है,
सेकंड ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो इस तरह का हो चुका है कि हम लोगों को कम उम्र में शुगर शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज़ जो है वो बढ़ रही है। साथ में पॉवर्टी बहुत है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, जैसे गाँव देहात के लोग हैं, और वहाँ पे एजुकेशन भी कम है, एजुकेशन लेवल भी कम है। तो जब लो एजुकेशन है तो वहाँ पे इस तरह की डिजीज़ेस भी जो है वो ज़्यादा देखी गई हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अब आपने बताया कि मेंटल इलनेस जो है वो क्यों बढ़ रही है, इसका क्योर कैसे मुमकिन है, लेकिन क्या हमारा जो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या अपने पेशेंट को ये रेकमेंड करता है कि उसकी डाइट कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए, या फिर डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए, या मेंटल इलनेस के लिए, या फिर आपने हेयरिंग और विजुअल डिसेबिलिटी की भी अभी बात की, तो इनके डाइट क्या कोई स्पेसिफिक होते हैं या कुछ भी? अच्छा, डाइट जो है वो बेसिकली बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें, आपके कार्ब्स भी लें, आप प्रोटीन्स भी लें। तो एक बैलेंस डाइट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में साथ आपको वाटर इंटेक जो है वो बहुत अच्छा करना होता है, हाइड्रेशन लेवल अपना मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर वाटर लेवल अच्छा नहीं होगा तो आपके मसल जो है वो स्पाज़म की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मसल जो है वो स्पाज़म की तरफ ना जाएं, उसको आपने प्रिवेंट करना है। सेकेंडली ये डाइट में आपने स्मोकिंग को क्विट करना है। अगर आप बड़ी एज में जा रहे हैं, एजिंग है, तो उसमें भी आपने स्मोकिंग को क्विट करना है। और अगर आप लोग जो है वो पेरेंट्स टू बी हैं तो भी आपको क्विट करना है। स्पेशली अगर मदर जो है वो स्मोकिंग करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस चीज़ को आपने प्रिवेंट करना है। साथ में अल्कोहल है, कैफीन इनटेक है, ये सारी चीज़ें जो है वो कम करनी है। इसके साथ साथ आपने अपना बॉडी वेट जो है वो मेंटेन रखना है अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, ठीक है। तो बॉडी वेट को मेंटेन रखना ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है। और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उन्हें अपने थेरेपिस्ट के एडवाइस से फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो वो कर सकते हैं या जिन पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कौन सी हैं जो वो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो एडवाइस लेके फिर उन्हें चाहिए कि वो फिजिकली एक्टिव रहें, तो हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन, अच्छा ये तो सिर्फ बैलेंस की बात हो गई ना, बैलेंस डाइट की बात हो गई। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो इसमें हमारे पास जनरल प्रिवेंशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने फैमिली प्लानिंग अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करना है, उसके हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी में देखा गया है कि डिसेबिलिटी उनके बच्चों में ज़्यादा देखी गई है। या फिर जो 35 ईयर्स के बाद जो लेट प्रेगनेंसीज हैं उनमें डिसेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। उनमें डिसेबिलिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं और इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे माजूरी, जो कि जो है आपकी हेयरिंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, विजुअल और मेंटल, इसके अलावा आपकी फिजिकल जो है वो डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात की गई आज के सेशन में, और हम लोग इसको कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियोज़ में डॉक्टर मुनज़्ज़ा शाह, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम, और आज हमने इसके हवाले से बात की कंप्लीट, और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।